तो ये टॉपिक चल रहा था बेटा, हमने सीएफएम को स्टार्ट किया था और बात कर रहे थे कि सीएफएम में क्या हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कि भैया सीएफएम का जो सिलेबस मोस्टली 30% थ्योरी और 70% प्रैक्टिकल में डिवाइड होता है। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करी थी। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं और रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद बेटा हम क्लासिफिकेशन करते हैं, देन आफ्टर समरी बनाते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम उन रिजल्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग करने का तरीका होता है, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जनरल एंट्री बना करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक मेथड हमने ऑप्ट करना होता है, दोनों के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं करना। जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो 7 सब्सिडरी बुक्स होती है, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी एंड कैश बुक। इसके बाद हम लेजर बनाते हैं, तो ईच एंड एवरी अकाउंट सेपरेट नेचर का जो अकाउंट्स होता है उन सबके लिए अलग अलग हम लेजर बना रहे होते हैं। समरी में हम मोस्टली ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स जैसे अकाउंट्स बना लेते हैं। देन आफ्टर एक फाइनल एनुअल रिपोर्ट बना करके हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पर अलग अलग कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस करे थे। अब सबसे पहला हमने जो टास्क डिस्कस किया था कि भाई अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग में, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया ये एक तरीके से, जहां पर हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 नोट करो बेटा। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू डू रिकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हाउ टू डू रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स ऐसे करके लिख लो, वैसे बेसिकली अंडरस्टूड है। Recording can be done by 2 alternative approach. Point number A, by journal entry, और क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है तो और लगाएंगे इसमें, मतलब या तो जनरल एंट्री होगा या फिर सब्सिडरी बुक्स के थ्रू होगा। या पॉइंट नंबर बी, बाय सब्सिडरी बुक्स। तो जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे या तो हम जनरल एंट्री के थ्रू करेंगे या फिर हम कहीं ना कहीं सब्सिडरी बुक्स बना के ये ऐसी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। बेटा पॉइंट नंबर 3 नोट करो यहाँ पर। अगला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्री कैसे बनते हैं, जनरल एंट्री वाले मुद्दे पे मूव करेंगे। फिर बाद में जब जनरल एंट्री का सारा प्रोसीजर खत्म कर लेंगे तो फिर हम दोबारा से लौट करके आएंगे पॉइंट नंबर 4 पर, जब हम बात करेंगे कि फिर हमारी सब्सिडरी बुक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग कैसे होती है। बाद में हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि दोनों का इम्पैक्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो पॉइंट नंबर 3 में आप नोट करें, हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री can be prepared by two approach.
फर्स्ट वन इज golden rule approach. The second one is diamond rule approach. जब जब हम बात करते हैं गोल्डन रूल अप्रोच, बेटा इसे ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है और डायमंड रूल अप्रोच हो जाती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो गोल्डन रूल और डायमंड रूल अप्रोच से हम जनरल एंट्री बना सकते हैं, जनरल एंट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे अब गोल्डन रूल अप्रोच। टू प्रिपेयर गोल्डन रूल अप्रोच से जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलो। स्टेप नंबर 1, गोल्डन रूल अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 1 रहेगा आइडेंटिफाई टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोला कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका पहला काम होगा उसके 2 एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। 2 एस्पेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो 2 कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो टाइम टाइम पर अफेक्ट हुए। तो आइडेंटिफाई 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। स्टेप नंबर 2, identify types of account। स्टेप नंबर 3, अप्लाई गोल्डन रूल। स्टेप नंबर 4, फाइंड योर जनरल एंट्री। बड़ा सिस्टमेटिक से चलना है कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 एस्पेक्ट्स को पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। ये सर्टेन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हर एक एस्पेक्ट, हर एक कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स के 2 एस्पेक्ट्स को आप फाइंड आउट कर लो, फिर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, देन आफ्टर आप गोल्डन रूल लगा देंगे और लास्टली आपको आपकी जनरल एंट्री मिल जाएगी। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब इनमें से हमारे लिए समस्या वाली बात क्या है? स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, इजीली 2 एस्पेक्ट्स को हम पहचान लेंगे। ये दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत कर सकता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमें ये पहचानना होगा अकाउंट्स पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, यहाँ हमको समस्या आ सकती है। और दूसरा, हमने अकाउंट्स को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उस पर गोल्डन रूल अप्लाई कैसे करते हैं, गोल्डन रूल क्या होते हैं, उनको हम समझेंगे। तो बेसिकली इन चारों स्टेप्स में जिन 2 स्टेप्स पर काम करना है वो है हमारे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और गोल्डन रूल को अप्लाई करना। लास्ट वाला स्टेप किसी काम का नहीं है, एंट्री आपकी बन जाएगी तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। और फर्स्ट स्टेप को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारा आइडेंटिफाई हो सकता है। तो जब हम गोल्डन रूल की जब बात करते हैं ना बेटा, गोल्डन रूल अप्रोच की बात करते हैं जनरल एंट्री बनाने के लिए, तो सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि सर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और किस अकाउंट को किस कैटेगरी में हम रखेंगे।
हालांकि जब लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बोला भी था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपने बताया था कि सर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीन कैटेगरी में हम अकाउंट्स को डिवाइड कर देते हैं। बट कब एक अकाउंट को पर्सनल बोला जाएगा, कब एक अकाउंट को रियल, या कब एक अकाउंट को नॉमिनल बोला जाएगा, ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेटा हमारा नंबरिंग में पॉइंट चल रहा था 4, अभी हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम डिस्कस क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट रहेगा पॉइंट नंबर 5, अब जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं करते हैं तो बेटा अकाउंट्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। पहला हमारा जो टाइप रहेगा दैट इज द पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। अब मुद्दा ये आएगा पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक एक करके चर्चा चालू कर देते हैं बेटा। सबसे पहला मुश्किल काम मैं करा देता हूँ, आसान आसान वाले काम बाद में आप कर लेना। फर्स्ट कैटेगरी होती है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पर्सनल अकाउंट। ये किसी न किसी पर्सन का अकाउंट होगा। और बेटा पर्सन कैसा हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या यस या नो। क्या बेटा कोई पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? कोई सुना है आर्टिफिशियल पर्सन आपने? बहुत सुना होगा। ईटी लेवल में अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो बोला हो गया होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती हैं जो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। वो पर्सन तो नहीं होते, वो हमारी तरह ना देख सकते, ना सांस ले सकते, ना चल सकते, बट उनको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दैट मीन्स हम उन्हें क्या बोल के चलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन नहीं है, बट दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे बेटा कभी कभार आप क्लॉथ्स वगैरह अपने लिए परचेस करने जाते होंगे, तो दो चार आउटलेट के नाम बता सकते हो कहाँ कहाँ से परचेस करके लाते हो? आउटलेट्स के बता देना जो रिकॉग्नाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। रामलाल श्यामलाल मत बताना। खरीद तो हम कहीं से भी सकते हैं ना, मोहनलाल एंड सन्स, रामलाल एंड सन्स। बेटा नॉर्मली अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस का भी चलता है ना एक, क्या नाम है बेटा उसका, रिलायंस ट्रेंड करके है शायद, रिलायंस ट्रेंड करके आता है ना, गारमेंट्स का बोल रहा हूँ मैं। उसके अलग अलग आते हैं, आई थिंक एक बाजार करके भी आता है, बिग बाजार करके भी शायद, वो भी रिलायंस का ही है। मतलब अलग अलग तरीके की एंटिटी हो सकती है, लेकिन कपड़ों के मामले में अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस ट्रेंड करके आता है। जब आप उधर से कपड़े खरीद के लाते हो तो घर पर क्या बोलते हो कि मुकेश अंबानी से कपड़े खरीद के लाए या अनिल अंबानी से? क्या बोलते हो, रिलायंस से कपड़े खरीद के लाए। मतलब आप ऐसे घर वालों को फील कराते हो किसी पर्सन से आप कपड़े खरीद के ला रहे हैं, और उस पर्सन का नाम क्या है, रिलायंस। आप किसी उसके बैकग्राउंड में काम करने वाले या उसके किसी ओनर का नाम नहीं ले रहे होते, आप उस कंपनी का नाम ले रहे होते हैं। बेटा आपने कार खरीदी तो ऐसे बोलते हो रतन टाटा से खरीद के लाए, यस या नो। टाटा मोटर्स से हम कार लेके आए, टाटा की कार लाए, ऐसा बोलते हैं। मारुति की कार लेके आए, टाटा की कार लेके आए, हम ये पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेके आए, कुछ भी हम बोल सकते हैं, महिंद्रा की बोल सकते हैं। तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि एक पर्सन का नाम लेते हैं कि किससे खरीद के लाए, हम ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी से खरीद के लाए। तो समटाइम जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ना, उनको हम इस तरीके से शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं कि दे आर द नेचुरल पर्सन। तो जब भी हम बात करेंगे ना पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में दो तरीके के अकाउंट होंगे। एक तो नेचुरल पर्सन के अकाउंट, जैसे राम श्याम सीता मोहन, हम और आपके अकाउंट जो रहेंगे, इंडिविजुअल्स के अकाउंट रहेंगे, वो भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। अगर किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट भी अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो वो भी किस में आएगा, पर्सनल में। तो रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, तो ये सारी जो एंटिटी जो रजिस्टर्ड होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके एंटिटी के नाम से एंट्री बनेगी, न कि किसी पर्सन के नाम से एंट्री बनेगी। बात क्लियर? जब हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील करते हैं ना तो उसके नाम से एंट्री बना लेते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है फिर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, इसमें पहली कैटेगरी है बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दो राम श्याम एटसेट्रा। बोला राम श्याम सीता गीता एटसेट्रा हमारे सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा कैटेगरी की बेटा हम बात करेंगे, हमारी अगली कैटेगरी क्या होगी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जब हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें उन कंपनीज के अकाउंट आ जाएंगे जो कि नेचुरल पर्सन नहीं होते बट हम उनके साथ डील करते हैं, तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, पीएनबी बैंक एटसेट्रा। तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये एंटिटीज़ के अकाउंट हैं, एंटिटीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, तो ये सारे अकाउंट बेटा हमारे क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो या तो एक पर्सन नेचुरल पर्सन होगा या एक पर्सन बेटा आर्टिफिशियल पर्सन होगा। पर्सन हमारा दो ही कैटेगरी में आ सकता है, या तो वो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएगा या फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। तीसरी कैटेगरी सर कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे जब शादियों का सीजन चलता है तो कार्ड किसके नाम से आता है मोस्टली आपकी फैमिली में? पापा के नाम से, हाँ या ना? आपके नाम से तो बहुत कम ही आते होंगे, किसी बर्थडे का आगे किसी फ्रेंड का वो एक अलग बात है। जनरली आपके फादर के नाम से आता होगा। क्या वो हर एक प्रोग्राम को अटेंड करने चले जाते हैं? उनमें से 90% प्रोग्राम उनके बच्चे उनकी फैमिली अटेंड करती है, और मोस्टली आप लोग अटेंड करते होंगे जा करके। 10% कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो जा रहे हैं जहाँ पर दिक्कत हो सकती है, बुरा मान सकता है सामने वाला, अदरवाइज ने वो बच्चों को भेज देते हैं कि आप चले जाना इस प्रोग्राम में। और जब आप उस प्रोग्राम में जाते हो तो क्या क्या करते हो, जरा थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस मुझे बताओगे? घर से एक एनवलप लेके जाते हो, वो देना होता है, और जब उसे डिलीवर कर रहे हो तो बाकी सब खाना वाना डांस वांस तो छोड़ो, वो आप जैसे करते होंगे वेल एंड गुड, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब आप एनवलप दे रहे होते हो तो क्या बोलते हो? अपने पापा का नाम बताते हो कि अंकल मैं उनकी फैमिली से या उनके घर से आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, एज द केस में भी। यस या नो? दैट मीन्स आप एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के तौर पर गए। आपके नाम की पहचान उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार आप ऐसा हो तो अपना नाम नहीं बताते, पापा का नाम बता के दैट्स इट। अंकल को एनवलप पकड़ाया, पापा का नाम बताया और चलते बने। ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनको आपके नाम से। नाम किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके फादर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मालूम हो जाना चाहिए किसका अकाउंट है, हाँ या ना? तो बेटा वो जब आप शादी फंक्शन वगैरह में जा रहे होते हो तो यू आर परफॉर्मिंग अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क, या एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। जो आपके फादर को परफॉर्म करना चाहिए था वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने शादी अटेंड नहीं करी, उनकी जगह पर आपने अटेंड कर ली, तो सामने वाले को भी लगा कि भाई इनकी फैमिली से मेरे यहाँ पर कोई पहुँच गया। तो मेरा यही कहना है कि जब हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे ना, तो ये होंगे तो पर्सनल अकाउंट, बट ड्यू टू सम रीज़न उस पर्सन का नाम हम अकाउंट में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे जिस पर्टिकुलर वर्ड को अकाउंट में नोट कर लिया जाएगा, अकाउंट में उस नाम से एंट्री बना ली जाएगी।
जब पापा नहीं जाते शादी में तभी तो आप जाते हो ना। सेम वे जिस किसी पर्सन का अकाउंट या पर्सन का नाम एंट्री बनाते टाइम पर अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिखना चाहते, दोनों रीजन हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता हम जानबूझ करके उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखना चाहते, उसके रीजन मैं दूंगा, तो उसकी जगह पर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और वो क्यों ओपन करते हैं उसका मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं बेटा। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर बिजनेस को कोई कुछ रिसोर्स देता है, पैसे देता है, क्या वो बिजनेस के लिए गिवर होता है? और बिजनेस का नॉर्म्स जो आपने 11th-12th क्लास में रटे होंगे, पढ़े होंगे एंट्री बनाने के, ये बोला जाता है कि जो गिवर होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आया ना, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ऐसा बोला जाता है। अब बेटा गिवर हमारा जो भी पर्सन होगा, जो भी बिजनेस को पैसे दे रहा है, जो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, उसके अकाउंट को हमें कर देना चाहिए क्रेडिट। अगर ओनर ने बिजनेस को कैपिटल लगाया, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट। जैसे ओनर का नाम राम है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम एंट्री बननी चाहिए थी, क्योंकि राम इज अ गिवर और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। और अगर उसने कैश दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम करके हम एंट्री बना देंगे। बट क्यों नहीं बनाते हम कैश अकाउंट डेबिट टू राम? क्योंकि समस्या क्या है कि अगर इस टाइप की एंट्री हमने बनाई तो बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं जो हमको सामान सेल कर रहे हैं, उनका नाम भी राम हो सकता है। जब वो सामान सेल करेंगे या जो वो अदर पर्सन है जो लोन वगैरह देंगे, पैसे वगैरह देंगे, तो उनके अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। और अगर अमाउंट सेम हो गई, नाम सिमिलर हो गया, तो बाद में जाकर के क्लासिफिकेशन के टाइम पर दिक्कत आएगी कि हमारा ओनर कौन सा है और आउटसाइडर कौन सा है। भाई जब एक ओनर पैसे लगाता है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ना। आपने एक एंट्री बनाई होगी हमेशा बचपन में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आया ना। वो कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ओनर है, और ओनर जब बिजनेस को पैसे दे रहा है, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो कैश टू उस पार्टी का नाम आना चाहिए था, लेकिन उस पार्टी का नाम ना लिख करके हमने क्या नाम लिख दिया? कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल वर्ड जैसे ही आपने यूज किया और सारे अकाउंट्स में अगर कहीं पर भी कैपिटल वर्ड्स आ रहा है, इमीडिएटली आपके ब्रेन में क्या अलर्टनेस आती है, क्या घंटियां बजती हैं? कैपिटल को देखते ही क्या घंटियां बजती हैं बेटा? कि सर ये जो कैपिटल है ना, ये बिजनेस में लगाया गया फंड है, और ये किसने लगाया है? ओनर ने लगाया है। ये किसका अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है। कंफ्यूज तो नहीं होते ना। अगर किसी पार्टी के नाम से कोई डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो आप लॉजिक लगाओगे, नरेशन पढ़ोगे, इधर उधर चेक करोगे, ये डेबिट बैलेंस क्यों, क्रेडिट बैलेंस क्यों, किस वजह से है, 100 रीजन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन कैपिटल वर्ड सामने जैसे ही दिखता है, इमीडिएटली आपके ब्रेन में एक मैसेज आता है कि भैया एनी हाउ ये अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ओनर ने जो पैसा लगाया वो किधर आ रहा है? हमारा कैपिटल अकाउंट में। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो जब जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं ना, तो इसमें एक कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बोला पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, पर्सन का हम इधर नाम नहीं लिखने वाले। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हम उस पर्सन का नाम नहीं लिखने वाले। हम इन दैट पर्टिकुलर केस कोई ऐसा नाम यूज करेंगे जो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी भी ओनर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता। ओनर अगर पैसे लगाता है तो उसकी जगह पर कैपिटल वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर ओनर पैसे विड्रॉ करता है तो उसकी जगह पर ड्राइंग इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी आपने देखा है कि ओनर का नाम लिखा जाता हो? अगर कंपनीज के केस में अगर ओनर पैसे लगाते हैं तो उसे शेयर कैपिटल बोल देते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि सर रिप्रेजेंटेटिव नाम कैपिटल ही क्यों रखा? वैसे हालांकि इस पर रिसर्च करोगे तो थोड़ा मुश्किल टास्क है आंसर मिलना, बट जिसने भी ये अप्रोच लगाई होगी, मेरा मानना ये है क्योंकि कैपिटल वर्ड आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। किसी पर्सन का नाम कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता, गूगल करके देखना। अगर किसी का नाम कैपिटल से आपको मिल जाए, थोड़ा मुश्किल ही टास्क है। चाहे आप इंडियन नेम की बात कर लो या फॉरेन नेम्स की बात कर लो, कैपिटल वर्ड्स आपको नाम में नहीं मिलता। कभी देखा है आपने कोई कैपिटल अग्रवाल, कैपिटल कुमार, कैपिटल सिंह ऐसे करके देखा है आपने?
ये नाम आपको नहीं देखने को मिला होगा। रीजन है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने एक स्पेशल ऐसा नाम सेलेक्ट किया है कि जब भी कोई पर्सन पैसा लगाएगा तो कैपिटल वर्ड यूज कर लेंगे, और कैपिटल जनरली ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये हमारे ओनर का अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट कैसा हो गया बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ड्राइंग अकाउंट कैसा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब जब किसी पर्सन का अकाउंट क्रेडिट करना है या डेबिट करना है और उस पर्सन के नाम की जगह अगर हम कुछ और नाम इस्तेमाल करें तो बेटा उसको क्या बोल देंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में नोट कर लो, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। बेटा और एग्जाम्पल्स पर मैं चर्चा करूंगा, अभी नोट नहीं करा रहा हूं, क्लोज नहीं करना इसे, एटसेट्रा मत लिखना, कुछ और नाम इधर मैं मेंशन कराऊंगा। लेकिन जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना बेटा, अभी जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पहले ना इसको नोट मत करना, मैं रफली वर्क करूंगा, बाद में हम इसे फेयर कर लेंगे, फाइन कर लेंगे। मैं कुछ जनरल सी बातें कर रहा हूं आपसे और आप मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिप्लाई करना। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज आपके पास होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री बना सकते हो। बेटा किसी को सैलरी पे करनी है, मान के चलो किसी की सैलरी बनती है 10,000, हमको 10,000 पे करनी थी, लेकिन हम उसे 10,000 पे ना करके अभी 6,000 ही पे कर रहे हैं। तो 6,000 का पेमेंट अगर हम किसी को कैश में करें सैलरी का, तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बनाओगे, हाँ या ना? सैलरी खर्चा डेबिट कर दोगे, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। एक एंट्री, जब आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री बना दी आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हम सभी जानते हैं जितने भी खर्चों के अकाउंट होते हैं ना, वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, हाँ या ना? सैलरी का हमने पेमेंट किया, सैलरी का बच्चों हमने पेमेंट किया और सैलरी को डेबिट कर दिया। लेट सपोज हमने 6,000 से इसे डेबिट कर दिया और 6,000 से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन सैलरी पे करनी थी हमको 10,000, 4,000 की सैलरी अभी हमने पे नहीं करी है। अब जो 4,000 की सैलरी अगर हमने पे नहीं करी है, क्या उसकी भी एंट्री बनेगी? क्या एंट्री बनेगी बेटा? बोलो बच्चों बोलो, कुछ बता रहे? उसका नाम डेबिट कर देंगे, ठीक है बेटा। अभी मैं एक छोटी सी बात आपके साथ करता हूं, बड़ा रिलैक्स होकर आंसर किया करो। लेट सपोज मुझे आपको सैलरी देनी थी 4,000, मैं अपनी बुक्स में एक एंट्री बना रहा हूं और इस बच्ची का नाम मैं कर देता हूं अपने यहां डेबिट, राइट? तो इन दैट पर्टिकुलर केस, क्या नाम है बेटा? भूमि। मैं एंट्री बना रहा हूं भूमि डेबिट, और आगे क्या करूं? टू सैलरी। तो पहली बात तो सैलरी खर्चा है, वो क्रेडिट नहीं हो सकता, और दूसरी बात भूमि को मुझे क्रेडिट देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अपने अकाउंट्स में डेबिट कर लिया भूमि को। इसका मतलब मैं 4,000 आपसे डिमांड करूंगा बाद में, तो आपके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। 4,000 देने चाहिए थे, आप कह रहे हो नहीं सर 4,000 बाद में रिसीव करना मेरे से, ये तो गलत कर रहे हो ना बेटा। जिसको पैसे पे करने हैं उसका अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ, जब उसको पे करते हैं, पे करते टाइम पर उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, लेकिन सैलरी जिसको पे करना है उसका अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा ना, राइट? आप उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो। एक बात बताओ, सैलरी की एंट्री हमने पहले क्या बनाई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बाकी के 4,000 की सैलरी तो देनी है ना, खर्चा तो है ना, तो सैलरी तो डेबिट होगी 4,000 से, भाई एक्सपेंस है उसे तो डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम एंट्री जो बनाएंगे उसे सैलरी को डेबिट कर देंगे, कितने से? 4,000 से। जो नहीं पे किया उसको भी डेबिट करेंगे, जो पे कर दिया उसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि खर्चा है, खर्चा तो डेबिट होना चाहिए ना। वो पे किया या नहीं किया, अब नहीं किया तो बाद में पे कर देंगे। लेकिन क्रेडिट क्या किया जाए? बोला सर क्रेडिट उस पर्सन का नाम कर दो जिसको सैलरी पे करनी है। लेट सपोज मुझे यहां सैलरी भूमि को पे करनी है, तो मैंने यहां भूमि क्रेडिट कर दिया। और कितने से क्रेडिट कर दिया? 4,000 से। तो ये एंट्री एकदम परफेक्ट है, बट इस एंट्री में एक समस्या है। बाद में ये भूमि का बैलेंस जो क्रेडिट आएगा ना, हमको ये तो मालूम होगा कि भाई ये पेमेंट करना है 4,000 का,
लेकिन ये पेमेंट किस बात के लिए करना है? क्या भूमि से गुड्स खरीदा था? क्या भूमि से कोई सर्विस ली? क्या उसको सैलरी का देना है या लोन लिया था? किस चीज का पैसा देना है? ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाएगा। आप क्रेडिटर तो हो हमारे, लेकिन क्रेडिटर किसके लिए हो? तो इसलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में अकाउंटिंग में एक फंडामेंटल अपनाया जाता है, फंडामेंटल बोला जाता है। बोला एक काम करो, जब किसी का कोई सैलरी वगैरह आउट पेंडिंग हो ना, आउटस्टैंडिंग हो, तो उसका नाम मत लिखो, उसकी जगह पर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर लो। फायदा क्या होगा? भूमि जैसे हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉई हो, 10,000 एम्प्लॉई हो, 10,000 एम्प्लॉई के नाम से एंट्री बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे लेजर बनाते बनाते, हाँ या ना? बेहतर है कि जितनी भी सैलरी पेंडिंग चल रही है सबको एक ही नाम में क्रेडिट करो, और वो नाम क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अकाउंट है किसका? भूमि का अकाउंट है, लेकिन हम उनका नाम ना लिख करके कोई दूसरा नाम लिख दे रहे हैं, तो वो हो गया बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जब भी हम बात करते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो वो किसी न किसी पर्सन का अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी न किसी पर्सन का अकाउंट होता है, बट ड्यू टू सम रीजन उसका हमने नाम नहीं लिखा, इसलिए हम उसकी जगह पर कहीं ना कहीं दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वर्ड भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा लिख रहा हूं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बेटा किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब ये कहानी मैंने आपको समझाई, मैंने आपको ये इसलिए समझाई कि जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं ना, बताओ बेटा सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट, बच्चे कहते हैं सर खर्चे का अकाउंट है, नॉमिनल। बोला, मैंने कहा बेटा ये बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट? तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चे क्या बोलते हैं? सर ये भी नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी वर्ड आ रहा है ना उसमें। अब समझ गए ना बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी को अब तो नहीं बोलोगे नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी तो डेबिट होती है, पे कर दिया तो भी डेबिट होती है, पे नहीं किया तो भी डेबिट होती है, वो एक अलग अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट अलग अकाउंट होता है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग अकाउंट होता है। सैलरी खर्चे का अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे की जानी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब मैं इसे रफ कर दूं बेटा, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, सेम फंडामेंटल पर, वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर नोट कर लो बेटा, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कमा ली लेकिन मिली नहीं है। अनएक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कमाई नहीं लेकिन रिसीव हो गई, अनएक्रूड इनकम। एटसेट्रा। तो बेटा पर्सनल अकाउंट की जब बात कर रहे हैं तो तीन कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट? तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट को लेकर के। पर्सनल अकाउंट को लेकर किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करोगे तो बोला कि हम इसमें तीन कैटेगरी रखते हैं, एक तो हमारा नेचुरल पर्सनल, रामश्याम, सीता, गीता, मोहन, और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसी बॉडी का नाम, किसी एंटिटी का नाम, और तीसरी कैटेगरी हमारी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जब किसी पर्सन के नाम, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल पर्सन हो,
कि जब किसी पर्सन के नाम की जगह अगर कोई अनदर वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो उसी को बोल दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? अब देखो मैं आपको और लिंक करा देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सर्च कर सकते हो। जब बेटा कंपनीज को ना, कंपनीज के शेयर इशू होते हैं तो जो एप्लीकेंट्स है ना, एप्लीकेशन भेजते हैं कंपनी के पास अमाउंट के साथ, शेयर एप्लीकेशन मनी भेजते हैं, तो कंपनी क्या एंट्री बनाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आया ना? तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्योंकि एंट्री क्या बननी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, जिसके नाम से एप्लीकेशन आए उसके नाम से ऐसे एंट्री बननी चाहिए थी। लेकिन हमने अलग अलग नाम से एंट्री नहीं बनाई, किसी की भी एप्लीकेशन आई हमने एक सिंगल एंट्री बनाई, दैट इज नोन एज बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल में जो पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। तो ऐसे पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्लियर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे भी पर्सनल बोलेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट भी कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल। देखो शेयर एप्लीकेशन हो या शेयर अलॉटमेंट हो या शेयर फर्स्ट कॉल हो, बाद में जाके सब खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह पर क्या क्रेडिट हो जाता है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किसका पैसा होता है, ओनर्स का। और ओनर्स के लिए जो अकाउंट ओपन करते हो वो सारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। ये क्लियर हो गया बेटा? कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा अकाउंट है बेटा पर्सनल के बाद मैं डिस्कस करूंगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा अकाउंट क्या रहेगा, नॉमिनल। तो अगली कैटेगरी नोट करो, नॉमिनल अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट किसे बोलेंगे, तो यहां हम डिस्कस करेंगे अकाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। जितने भी अकाउंट होंगे, चाहे वो प्रॉफिट के अकाउंट है बेटा, या फिर वो लॉस के अकाउंट है, या फिर वो इनकम के अकाउंट है, या फिर एक्सपेंसेस के अकाउंट है, वो सारे के सारे अकाउंट आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे तो कोई प्रॉफिट का अकाउंट है, प्रॉफिट का अकाउंट हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे, हमने 10,000 का सामान कहीं ना कहीं परचेज किया, उसे 20,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो वो हमारा अकाउंट किस तरीके का हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। हम सेल कर रहे हैं, वो इनकम है हमारी, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। परचेज कर रहे हैं, वो एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। वेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। कमीशन पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, कैसा अकाउंट हो जाएगा बेटा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा। तो इनकम हो या एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, 10 रुपए का आइटम खरीदा, 10 रुपए का आइटम खरीदा, 5 रुपए में सेल कर पाए, तो क्या बोलेंगे, इट्स अ लॉस। तो लॉस का अकाउंट क्या होगा, कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट होगा। यस या नो? तो किसी भी टाइप का अकाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट, चाहे वो लॉस, या इनकम, या एक्सपेंसेस, सारे के सारे अकाउंट हमारे कैसे रहेंगे बेटा, नॉमिनल नेचर के अकाउंट होंगे। तीसरी कैटेगरी पर चलते हैं बेटा, रियल नेचर ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? दो कैटेगरी क्लियर हो गई, फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज नॉमिनल। यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रियल नेचर ऑफ अकाउंट, या रियल अकाउंट बोल सकते हो आपने। जब बेटा रियल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आप नोट करोगे, अकाउंट which is not account which is not
पर्सनल और नॉमिनल। बोला जो अकाउंट ना तो पर्सनल होगा ना ही नॉमिनल होगा वो क्या अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट। तो इसको इन्होंने डिफाइन ना करते हुए ना बोला कि जो पर्सनल नहीं है और जो नॉमिनल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, रियल। तो जब भी आपको रियल आइडेंटिफाई करना है रियल है या नहीं, तो पहले चेक कर लो कहीं वो पर्सनल तो नहीं है, कहीं वो नॉमिनल तो नहीं है। अगर वो पर्सनल और नॉमिनल की कैटेगरी में नहीं आएगा तो फिर किस कैटेगरी में आएगा, रियल की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो आप यहां पर, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स, या फिक्स्ड असेट्स लिख लो इन्हें। कैश स्टॉक एटसेट्रा, कैश स्टॉक एटसेट्रा। तो इन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं ना रियल नेचर के अकाउंट की, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट होते हैं ना, वो आपके रियल नेचर ऑफ अकाउंट होंगे। बेटा बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, क्या बिल्डिंग कोई पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। दूसरा अगर हम बात करेंगे क्या बिल्डिंग पर जो आपने अमाउंट लगाया वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि एक्सपेंस ऐसा होता है अभी हमने पैसा डाला और वो इसी ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर ईयर्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट देता है। तो बिल्डिंग पर जो पैसा खर्च करा है, हालांकि नॉर्मल भाषा में उसे अमाउंट इनकर्ड करना ही बोला जाएगा। भाई सैलरी पर भी अमाउंट इनकर्ड करते हैं, बिल्डिंग पर भी करते हैं, लेकिन सैलरी पर जो अमाउंट इनकर्ड करते हैं वो एक्सपेंस बन जाता है, और बिल्डिंग पर जो अमाउंट इनकर्ड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यस है नो। तो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कोई खर्चा नहीं है, ना तो नॉमिनल हुआ ना पर्सनल, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रियल। तो जितनी भी बिजनेस की असेट्स होती है ना, फिक्स्ड असेट्स, वो लंबे टाइम तक बेनिफिट देती हैं, वो सब रियल नेचर के कैटेगरी में आ जाता है। और जो विद इन द ईयर बेनिफिट देता है वो किस में आ जाता है, नॉमिनल में। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही आइटम को मैं नॉमिनल भी बताऊंगा और उसी आइटम को मैं रियल भी बता दूंगा आपके लिए। जैसे हम बात कर लेते हैं गुड्स जो हमने परचेज किया, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, स्टॉक। अगर ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, परचेज बोला जाएगा उसे। और बेच नहीं पाए तो वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बेसिकली बैलेंस शीट में जाता है, एक असेट्स के तौर पर दिखाया जाता है, और वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, रियल अकाउंट। बात क्लियर। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में कोई डिफरेंस है? बेटा ये दो आइटम मैंने परचेज करे हैं आज, एक आइटम मैंने सेल कर दिया, सेम आइटम था, एक बचा रह गया, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस था? लेकिन एक को बोल रहे हैं नॉमिनल, दूसरे को बोल रहे हैं रियल। फर्क इतना है कि इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर्स में जाके मिल रहा है, इसका बेनिफिट हमें अभी मिल गया, तो इसको हमने किस में डाल दिया, नॉमिनल में। तो नॉमिनल जो खर्चे होते हैं ना, नॉमिनल में वो सब खर्चे जाते हैं जिनका बेनिफिट अभी मिल जाता है, या फिर वो अभी एक्सपायर हो जाते हैं। जो बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स में देगा उसे हम क्या बोलते हैं, रियल में बोलते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि दोनों सिमिलर आइटम है, एक जैसे ही आइटम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक को नॉमिनल, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, रियल अकाउंट। ये क्लियर है? तो बेटा अकाउंट ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स रियल में आ जाएंगे, कैश और स्टॉक हमारे किस में आ जाएंगे, रियल में आ जाएंगे। क्लियर। ये पॉइंट्स हमने कवर अप करे बेटा यहां पर, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब मैं ना आपको एक रटने वाला फंडामेंटल दे देता हूं कि जैसे किसी को बड़ी स्पीड से आपको आंसर करना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो कैसे आंसर करेंगे। बट वो जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ना, वो हर जगह साइंटिफिकली काम नहीं करेगा, कुछ जगह वो फेल हो जाता है, तो उस जगह फिर डेफिनेशन देखना। बट 95% केसेस में ये फॉर्मूला आपका परफेक्टली काम करेगा, राइट। तो यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इसको हम एक तरीके से रटना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बना दिया जबरदस्ती का आपके लिए। नोट करो बेटा, शॉर्टकट।
टू आंसर। अगर आपको आंसर करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। ऑल अकाउंट्स इन ट्रेडिंग एंड P&L आर नॉमिनल। जितने भी ट्रेडिंग और P&L में अकाउंट्स आते हैं ना, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? नॉमिनल रहेंगे। ऑल अकाउंट इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर पर्सनल। all account in asset side some personal some real but not nominal। note if any account present in P&L or balance sheet both, या इसे लिख लो ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट बोथ, देन ट्रीट दैट अकाउंट एज बैलेंस शीट आइटम। आप उस अकाउंट को एक बैलेंस शीट आइटम के तौर पर ट्रीट करके चलेंगे, राइट। अब बेटा एक बार सारा समझा देता हूं, क्योंकि जो ये नोट कराया है ना, इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है अगर आप डायरेक्टली बिना समझे इसे अप्लाई कर देंगे। यहां इफ एनी अकाउंट प्रेजेंट इन ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बोथ, देन ट्रीट दैट अकाउंट एज अ बैलेंस शीट आइटम। नोट हो गया सभी का? मैंने आपको एक बात बोली कि भैया लाइबिलिटी साइड में जो भी अकाउंट आएगा वो पर्सनल होगा, अनकंडीशनल। लाइबिलिटी साइड में जो भी अकाउंट आए ना बैलेंस शीट के, उसे पर्सनल बोल देना, 100% आंसर ठीक जाएगा आपका। ट्रेडिंग P&L में जो भी अकाउंट आए उसे नॉमिनल बोल देना, 100% आपका आंसर ठीक जाएगा। असेट साइड में जो अकाउंट आ रहे हैं या तो वो पर्सनल होंगे या वो रियल होंगे, नॉमिनल नहीं हो सकता उनमें से एक भी अकाउंट, राइट। या तो वो क्या होंगे, पर्सनल या रियल। तो उधर डेफिनेशन लगा लेना, या तो पर्सनल होगा अकाउंट, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा, रियल नेचर का। अब कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि बैलेंस शीट में भी आते हैं और ट्रेडिंग P&L में भी आ जाते हैं। जैसे स्टॉक की बात कर लो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आ जाता है और ट्रेडिंग P&L में। तो उसे बैलेंस शीट का आइटम मानते हुए उसका आंसर करना है, उसे ट्रेडिंग P&L का आइटम नहीं मानेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी P&L में भी आती है और लाइबिलिटी साइड में भी आती है। तो भाई लाइबिलिटी साइड में आने वाले पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो ट्रेडिंग P&L के हिसाब से उसे नॉमिनल मत बोल देना, उसे किसके हिसाब से आंसर करना, उसका बैलेंस शीट के हिसाब से, कि अगर वो लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रिपीट कर दूं बेटा एक बार, लाइबिलिटी साइड में आने वाले सारे अकाउंट कैसे हो जाते हैं, पर्सनल। असेट साइड में आने वाले सम पर्सनल सम रियल, बट कोई नॉमिनल अकाउंट असेट्स में नहीं आएगा। ट्रेडिंग P&L के सारे अकाउंट नॉमिनल होंगे, ट्रेडिंग P&L में आने वाले
सारे अकाउंट नॉमिनल होंगे। 11th क्लास में ट्रेडिंग पीएनएल तो बनाया था ना, वो आइटम तो याद आ रहे होंगे, नहीं आ रहे? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था क्या बेटा? ओके, कोई बात नहीं बेटा। अभी ना आप क्लास के बाद मेरे से ना एक बुक रिकमेंड करवा लेना, कुछ फैक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करा दूंगा। जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल असिस्टेंस रहती है, वो बेस आपका डेवलप कर देंगे। कुछ लेक्चर आपको अलग से भी असाइन करा देंगे जो बेसिक के रहेंगे। हालांकि अभी ट्राई करो, थोड़ी सी आपको समस्या आ रही होगी क्योंकि आपने ट्रेडिंग पीएनएल आज से पहले कभी बनाया नहीं है, तो आपकी एकदम ऊपर से जा रहा होगा, पता नहीं ये ट्रेडिंग पीएनएल क्या होता है। हम आगे बात कर रहे हैं बेटा, तो मैं आपसे यही बात कर रहा था, ट्रेडिंग पीएनएल में जितने भी अकाउंट आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट। बट जो अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में भी है और बैलेंस शीट में भी है, तो फिर उसे बैलेंस शीट का मानते हुए आंसर करो, ठीक है? बेटा इतना सब कुछ मैंने जो आपको क्लियर करा दिया, इतना सब कुछ मैंने जो कवर अप कराया, इसके बाद अब आप किसी भी अकाउंट का आंसर कर सकते हो। अब आपका एक होमवर्क रहेगा जो आज आपने यहीं पर कंप्लीट करके, यहां पर कंप्लीट मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करके और देन आफ्टर वो होमवर्क करना है। मैं आपको जो टास्क दे रहा हूं, आप कोई भी पुरानी किसी भी तरीके की कोई अकाउंट की बुक पढ़ी हो, उसे घर पर उठा लेना आज। बस पलट के ये देखते जाना कि ऐसा कोई अकाउंट आपको मिले जिसको आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। वो अकाउंट ना अपनी कॉपी पर नोट करके ले आना और फिर क्लास में मेरे से डिस्कस करना कि सर ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, किसी भी बुक से उठा लेना, कहीं से भी उठा लेना। बस कोई कॉमर्स की बुक पढ़ी हो अकाउंट की, उसे पलटते जाना और देखते जाना जहां भी अकाउंट आपको मिले कि बताओ सर ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। आज का ये टास्क है, कहीं से भी सर्च करके लाना, कहीं से भी आइडेंटिफाई करना, हम उसको फिर डिस्कस करेंगे क्लास में, राइट? मोस्टली जिनके आंसर आप खुद से दे पा रहे हो उनको नोट करके मत लाना। जिनका आंसर हम खुद ही दे पा रहे हैं कि भाई ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ वो नोट कर लेना जो कि आप जिनका आंसर ना कर पाए। तो अभी मैं थोड़ा होल्ड करूंगा यहीं पर, आप इस टॉपिक को एक बार रिकॉल कर लो, फिर इसके बाद हम गोल्डन रूल अप्रोच से कैसे जनरल एंट्री बनेंगी, फिर उसको काम को चालू कर देंगे, ठीक है? चलिए बेटा।